वेलकम टू दिस न्यू लेसन। अभी हम आज इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जो पढ़ेंगे वो जो फर्स्ट फेज़ था, एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे शुरू हुई वो पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद 1885 से लेके तो 1905 तक कांग्रेस ने किस तरह से काम किया, जिसको बोलते हैं मॉडरेट्स। तो मॉडरेट मेथडोलॉजी वो इस टाइम में रही, तो वो कैसे रहा वो सब हम देखेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम आगे और लेसन्स अपलोड करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स चल रहा है, MCQs चल रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, 1885 में इसका पहला सेशन हुआ। बॉम्बे में होना था, पुणे में, लेकिन हुआ कहाँ, बॉम्बे में, बिकॉज ऑफ प्लेग। तो AO इंडियन नेशनल यूनियन, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं, वो AO ह्यूमेन, ऑलो ऑक्टेवियन ह्यूमे, जो एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, उनकी मदद से हुआ। तो बहुत सारी थ्योरीज़ हैं INC को लेके। जैसे एक सेफ्टी वॉल थ्योरी है जो लाला लाजपत राय जी ने दी थी, और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है RP दत्त। तो ये दोनों थ्योरीज़ जो हैं एक ही लाइन की हैं। इसमें ये कहा गया है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या करा, AO ह्यूमे की मदद से ये ऑर्गेनाइजेशन बनवाई, जिससे कि जो ग्रोइंग डिसकंटेंट है, मतलब लोगों के बीच में जो एक विरोध है, वो 1857 का रिवोल्ट वापस ना बन जाए। तो वो लोग क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी कि थोड़ा थोड़ा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ तो कुछ करते रहेंगे, पर लड़ाई ना होगी, इतनी बड़ी लड़ाई नहीं होगी। तो सेफ्टी वॉल थ्योरी है कि कांग्रेस को एज अ सेफ्टी वॉल्व यूज़ किया किसने, अंग्रेज़ों ने। ये किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई जो RP दत्त ने दी, उसमें भी यही कहा गया कि जो ये INC का फॉर्मेशन था वो एक कॉन्स्पिरेसी थी, षड्यंत्र था। उसके उलट जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि एक मॉडरेट थे, तो उन्होंने तो क्या कहा, INC का पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो उस समय के लीडर्स थे उन्होंने एक्चुअली AO ह्यूमे का यूज़ किया, क्योंकि अगर ये लोग खुद से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने जाते तो अंग्रेज़ तो उस टाइम बहुत पावरफुल थे, तो वो कभी बनने ना देते। तो गोखले जी ने कहा कि एज ए लाइटनिंग कंडक्टर हमने यूज़ किया है किसको, AO ह्यूमे को, और इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई। ठीक, तो इस तरह से व्यूज़ थे। कुछ मॉडरेट लीडर्स के हमको नाम याद होने चाहिए। दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, SN बनर्जी, RC दत्त, ये सब नाम है। ठीक है, अब इनकी मेथडोलॉजी क्या थी। तो इनकी जो मेथडोलॉजी थी मॉडरेट्स की, वो बेसिकली दो तरीके से थी। पहली, उनको ये बात पता थी कि हम जो है अंग्रेज़ों से ये जो टाइम है, ये टाइम डायरेक्ट चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे जैसे गांधी जी ने किया था कि कानून तोड़े थे, तो हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। तो अभी क्या करोगे भाई, दो काम करने हैं। एक तो ये है कि आप अंग्रेज़ों से जाके प्रेयर करो, उनको एक ज्ञापन दे दो कि यार ये हमारे यहाँ थोड़ा गलत हो रहा है। उनका ये मानना था कि बेसिकली अंग्रेज़ जो हैं वो अच्छे लोग हैं, उनको बस पता नहीं है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो मॉडरेट्स ऐसा मानते थे। तो वो कहते थे प्रेयर करो, पिटीशन दो, ठीक है, कुछ भी उनको लिख के दो, पर रूल मत तोड़ो, जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन में रह के करना है। उससे ये करते थे। दूसरा वो ये करते थे कि एक पब्लिक ओपिनियन बनानी थी उनको, पब्लिक ओपिनियन बनानी थी। तो वो मीटिंग्स होती थी, जैसे भाषणबाजी होती, वो होती थी कि लोगों को बताया जाए कि हमारा हक क्या है। तो वो उनका एक्चुअली में जो मेन मोटिव था वो था सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि हाँ, अंग्रेज रहें। जैसे अभी हमारा प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट कुछ करता है क्या, नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर करता है। तो ऐसे ही अंग्रेज जो है वो प्रेसिडेंट बन के रहें, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रूल जो है वो हम चलाएंगे। तो बेसिकली मॉडरेट्स का मोटिव यही था। तो वो चाहते थे कि हाँ, धीरे धीरे हम उसकी तरफ बढ़ें। तो वो जो सेल्फ गवर्नमेंट के लिए लोगों को मोटिव जो एजुकेट करते थे पॉलिटिकली, कि उनको बताया जाता था कि तुम्हारे राइट्स क्या हैं, तुम्हारा हक क्या है, राइट टू वोट क्या होता है, इस तरह से वो उनको बताते थे। तो अर्ली नेशनलिस्ट मेथडोलॉजी तो थी, वो क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन विद इन द लॉ, क्रिएट पब्लिक ओपिनियन इन इंडिया एंड कैंपेन फॉर सपोर्ट टू इंडियन डिमांड्स इन इंग्लैंड। तो वो इंग्लैंड में भी जो है, जैसे दादा भाई नौरोजी की हमने एक एसोसिएशन पढ़ी थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो वो क्या करते थे, वहाँ इंग्लैंड में भी प्रचार प्रसार होता था। एक INC का एक न्यूज़पेपर आता था, इंडिया, तो उसके ज़रिए वो लंदन में बताते थे कि जो हमारे यहाँ रूल हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो हम नाइंसाफ़ी हो रही है, तो इस तरह से बताते थे।
पर रूल तोड़ते नहीं थे, ठीक है। तो ये उनकी मेथडोलॉजी थी। दो, एक तो क्या कि लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करो, उनको यूनाइट करो एज अ नेशन। दूसरा, प्रेयर पिटिशन, अंग्रेज़ों को पिटिशन दो कि उनको बताओ, उनको अवेयर करवाओ हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, ठीक है। और तीसरा कि अंग्रेज़ों के साथ जो है इंग्लैंड में भी प्रचार करना कि हमारे साथ जो गलत हो रहा है वो उसका, ठीक है। तो क्या क्या सक्सेस मिली मॉडरेट्स को? तो देखो, मॉडरेट्स को सक्सेस क्या मिली? एक तो ये उस टाइम की अकेली आवाज़ थी, ठीक है। भले ही ये शुरुआत थी, हो सकता है इनका जैसे अब कुछ थोड़ा बहुत हम क्रिटिसिज्म देखेंगे, लेकिन फिर भी ये उस टाइम की एक अकेली आवाज़ थी जिसने नेशनल मूवमेंट के लिए बोला। तो सबसे पहला इन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म, तो ये बहुत हिम्मत वाला काम था उस टाइम। तो आप देखोगे दादा भाई नौरोजी, वाचा और आपके आर.सी. दत्त, इन्होंने बताया कि किस तरह से हम क्या थे। हम एक थे प्रोड्यूसर थे, हम गुड्स बनाते थे, और अब हम क्या रह गए हैं? अब हम रह गए हैं सिर्फ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो होता क्या था कि अंग्रेज़ हमारे यहाँ से सस्ते दामों में रॉ मटेरियल्स खरीदते थे, फिर ले जाते थे इंग्लैंड में, वहाँ से गुड्स बनाते थे और हमको ही बेचते थे। तो बेचते थे तो जितना भी हमारा पैसा था वो सब कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड में जा रहा था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी करप्शन करने से भी बाज नहीं आती थी, तो वो पैसा और जाता था। फिर जो सर्विसेज थी, जो भी लोग काम करते थे अंग्रेज, तो वो जो पैसा कमाते थे वो तो कहाँ लेके जा रहे थे? इंग्लैंड लेके जा रहे थे। तो सारा पैसा हमारा कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड जा रहा था। तो उन्होंने बताया इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। उसके बाद जो हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड प्रोपागेंडा इन लेजिस्लेचर। अब आप देखोगे कि 1853 में जब मैंने आपको पढ़ाया था लैंड होल्डर सोसाइटी बंगाल, ब्रिटिश बंगाल सोसाइटी, तो इन्होंने भी कुछ जो है डिमांड्स रखी थी कि लेजिस्लेचर अलग बने। तो 1853 में क्या हुआ था कि जो गवर्नर की जो काउंसिल होती थी, उसमें एक जो कुछ मेंबर्स को सिर्फ लेजिस्लेशन के लिए बनाया, मतलब कानून बनाने के लिए। एक एग्जीक्यूटिव अलग होता है, लेजिस्लेशन अलग होता है। लेजिस्लेशन कानून बनाता है, ठीक है, लेजिस्लेचर, और एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो एक जो डिवीज़न था 5-6 मेंबर का, उसको सिर्फ कानून बनाने के लिए रखा। तो वो 1861 में उसमें मेंबर्स बढ़ गए। फिर 1892 में जब 1885 में कांग्रेस बनी, तो 1892 में उसमें मेंबर्स को बढ़ा दिया गया। मतलब कौन से मेंबर्स को? नॉन ऑफिशियल को। एक तो अंग्रेज होते थे और एक उसमें नॉन ऑफिशियल्स होते थे। तो 1892 में उन नॉन ऑफिशियल्स को बढ़ाया गया। बढ़ाया कितना गया? 10 से 16। तो ये जो अचीवमेंट थी, ये भी कांग्रेस की अचीवमेंट थी। 1892 के एक्ट में पावर दी गई कि आप जो है बजट को डिस्कस कर सकते हो, बजट को डिस्कस कर सकते हो, उस पर जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। तो ये जो पावर मिली, ये कांग्रेस का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, मॉडरेट लीडर का एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। लेकिन फिर भी जो उन्होंने मॉडरेट लीडर्स ने उसको क्रिटिसाइज़ करने में देर नहीं की। देर क्यों नहीं की? क्योंकि वो चाहते थे कि कुछ रियल पावर मिले। अब आप बजट तो हमको दे रहे हो कि बजट डिस्कस करने की पावर, ठीक है, लेकिन हम उसमें कुछ भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते। बस डिस्कस कर लो, 1-2 क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है, उसके बाद चुपचाप बैठ जाओ। कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। मतलब आपने पूछा कि हाँ ये क्यों खर्चा हुआ, उसने बता दिया कि ज़रूरत थी, फिर आप फर्दर तीसरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि इसकी ज़रूरत क्यों थी। तो इस तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। तो फिर हम कांग्रेस ने ये भी बताया कि हम जो है नो टैक्सेशन विदाउट पावर, उन्होंने कैंपेन चलाया। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहाँ पे जो कांग्रेस बोलती थी, उससे क्या हुआ, नेशनल मूवमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और एक पब्लिक ओपिनियन बनी, ठीक है। लोग अवेयर हुए कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। इंटरनेशनली भी एक ओपिनियन बनी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा, जो कांग्रेस ने, 1 सेकेंड, हाँ, तो उन्होंने कैंपेन फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जो उस टाइम जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था तो उसके लिए उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स के लिए कहा, जैसे कि जो गवर्नमेंट सर्विस है उनका इंडियनाइजेशन होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि एक तो मोरल ग्राउंड्स, क्योंकि हमारे ही लोग हैं, ठीक है, तो हम इंडिया को ही अगर रूल करना है तो इंडियन से करवाओ। वो कंडीशन को जानते हैं, लोग उसकी जोग्राफी को जानते हैं, पॉलिटी को जानते हैं, कल्चर को जानते हैं। दूसरी बात, इंडियंस पैसे भी कम लेंगे। तीसरी बात, अगर इंडियंस को रखोगे तो जो पैसा मिलेगा वो किसको मिलेगा? इंडियंस को। तो वो इंडियंस के काम में आएगा। कितनी पॉवर्टी है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो सब खत्म होगा।
अगर आप अंग्रेज़ों को रखते हो तो पैसा कहाँ जाता है, इंग्लैंड जाता है, तो हमारे किस काम का। इंडियंस को आप हाई पोस्ट दो, तो ये इस तरह से उन्होंने इसके बारे में सब कहा। ठीक है, क्रिटिसाइज एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी। अब ये जो लॉर्ड लिट्टन था, जाके अफ़गानिस्तान पे अटैक कर देता था, ठीक है, वो अफ़गानिस्तान पे इतना हमारा पैसा खर्चा होता था, तो वो किस काम का था, तो इस तरह से उसने बताया। उसके बाद जो दूसरी जो कॉलोनीज़ बना रहा था ना ब्रिटिश, उसको भी क्रिटिसाइज़ किया जो मॉडरेट्स ने, कि आप वहाँ पे भी अनजस्ट रूल मत करो, अफ्रीका में और दूसरी जगह। जुडिशियल सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो कि आज भी है, और टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, जो कि आज भी है। तो आप समझ सकते हो कि जो चेंज है वो कुछ चीज़ों में चेंज बहुत कम आया है, जो उस टाइम चल रहा था वो अभी भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि वेलफेयर गवर्नमेंट के लिए खर्चा होना चाहिए। आप देखोगे कि इंडिया इज़ ए वेलफेयर स्टेट, मतलब जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उनके लिए सोचता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसीलिए है। तो ये वेलफेयर गवर्नमेंट है, इसके लिए पैसा खर्चा होना चाहिए। आज हमारे यहाँ आप देखो 100% फ्री हेल्थ क्यों नहीं है, 100% फ्री एजुकेशन क्यों नहीं है, ये वेलफेयर गवर्नमेंट है। लेकिन ये क्यों नहीं है, लैक ऑफ रिसोर्सेस, हमारे पास रिसोर्स नहीं है, खर्चा नहीं करते। आप सुनते हो ना एजुकेशन में जीडीपी बढ़ा दिया जाएगा, तो वो रिसोर्सेस को बढ़ाने की बात होती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो इंडियन लेबर है, कहाँ पे, एक तो इंडिया में और दूसरी आउटसाइड में, बंधुआ मजदूर जिनको कहा जाता था, फीजी में, ठीक है, कितनी कितनी जगह अफ्रीका में, तो इंडियंस को वहाँ काम करने भेजते थे। तो वो बताया गया कि उनके साथ अच्छा सलूक होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, सिविल राइट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था किसी इंडियन को कि हाँ भाई ऐसे भी कोई अधिकार होते हैं, हमको बोलने का, उनको पूरा बोलने का अधिकार दिया जाना चाहिए, ठीक है। प्रेस को अधिकार दिया जाना चाहिए लिखने का, ऑब्वियसली कुछ मोरल ग्राउंड्स हैं, पर उनको छोड़ के प्रेस को अधिकार दिया जाना चाहिए। जैसे वो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट आया था, तो ऐसे एक्ट्स नहीं आने चाहिए। एसोसिएशन, आपको पता है कितनी एसोसिएशंस को बैन कर दिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा। तो एक टाइम आईएनसी को भी किया था ना, जब क्विट इंडिया मूवमेंट और उस टाइम, ठीक है। तो ये ऐसी बैन नहीं होना चाहिए, एसोसिएशन बनने चाहिए। ये सब जो मूवमेंट चले ना, इसी के कारण क्या हुआ कि जब बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट किया गया और दूसरे जर्नलिस्ट को अटैक किया गया, नाथ ब्रदर्स थे उनको अरेस्ट किया गया, तो ह्यूज पब्लिक आउटरीच, पब्लिक ने काफ़ी बोला। तो ये सब किस कारण हुआ, ये जो इतना जो मूवमेंट चला था ना सिविल राइट्स का, इस कारण हुआ। तो आप देख सकते हो जो कांग्रेस की अगर आप अचीवमेंट अगर आएगा तो आप इतना सब लिख सकते हो। क्रिटिसिज्म की बात आएगी, देखो कांग्रेस ने पब्लिक को पॉलिटिकली एजुकेट ज़रूर किया, नो डाउट। मीटिंग्स होती थी, रेजोल्यूशन आते थे, पेम्पलेट्स भी छपते थे, ठीक है, न्यूज़पेपर में आता था, जो वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बोलते थे, तो एक अवेयरनेस तो नो डाउट आई। पर फिर भी जो मासेस थे, लोग थे, उनको एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं किया गया। जैसे कि ये जो एक्टिवली इन्वॉल्व किया था गांधी जी ने, सही मायनों में, तो गांधी जी ने कैसे इन्वॉल्व किया था, गांधी जी ने कहा था ना कि आप नमक कानून तोड़ो, तो ऐसा थोड़ी था, मॉडरेट ने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये जो मासेस को इन्वॉल्व करना, मासेस में बहुत शक्ति है, तो ये जो है उसको अंडरमाइन किया मॉडरेट लीडर्स ने। वो कहते थे कि अभी टाइम नहीं है, ये एजुकेटेड नहीं है। पैसिवली ज़रूर इन्वॉल्व किया, नो डाउट, बट एक्टिवली जो है इन्वॉल्व नहीं किया। उसके बाद उन्होंने कुछ मुद्दे नहीं छुए, जैसे कि आपका इंडस्ट्री के बारे में इतना नहीं कहा, लेबर के बारे में उन्होंने कहा, लेबर्स के बारे में। फिर वो प्रिंसली स्टेट्स का जो मुद्दा था, वहाँ पे जो शोषण होता था, शुरुआत में उन्होंने मॉडरेट्स ने उसको नहीं उठाया, ठीक है। और साल में सिर्फ एक ही बार मिलते थे, थोड़ी इनएक्टिविटी सी भी थी, तो ये सब क्रिटिसिज्म है। तो लेकिन फिर भी मॉडरेट्स का जो एक बिगनिंग थी वो उस नेशनल मूवमेंट के लिए लैंडमार्क थी, नो डाउट, ठीक है। तो ये हमारा आईएनसी का लेसन था। आगे हम देखेंगे कि 1905 के बाद क्या हुआ, उसके बाद कैसा जो है रोल, कांग्रेस किस तरह से उसने काम किया। गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म मैं बता देता हूँ। गवर्नमेंट शुरू से ही आईएनसी को लेके नेगेटिव ही थी। वो चाहती थी कि बस ये आईएनसी जो है वो खाली सोशल मुद्दों पे काम करे, बाकी कुछ काम ना करे, ठीक है। तो ये हमारे लेसन में था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ फ्रेंड्स गिव योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।